नमस्कार। हमारे समाज के मूल में स्थित लैंगिक असमानता दहेज प्रथा का एक मुख्य कारण है। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए कि महिलाओं और पुरुषों के अधिकार एक समान हैं। महिलाओं को भी शिक्षा का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षावान हो नारी, निष्ठावान हो नारी, तब बलवान हो नारी। हमें नारी के हाथों में शिक्षा रूपी तलवार थमाकर उसकी ताकत को बढ़ाना चाहिए। ऐसी ही समस्या पर आधारित है आज की हमारी एकांकी, जिसे पढ़ते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने समाज में लड़का लड़की के बीच मौजूद भेदभाव को दर्शाया है। आज भी लड़कियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता चारों तरफ व्याप्त है। लेखक ने इस पर प्रहार करते हुए लड़कियों की शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया है, क्योंकि ये एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है और इसका उद्देश्य ही नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना है। तो क्योंकि जब लड़कियां शिक्षित होंगी तो वो आत्मविश्वासी बनेंगी, साहसी बनेंगी, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगी और अपना जो भविष्य है वो अधिक अच्छी तरह से तैयार कर सकती हैं, संवार सकती हैं। लड़कियों को जो है वो सजावट की वस्तु जो है वो ना समझें। वो कहना चाहते हैं कि जो लड़कियां हैं वो कुर्सी मेज की तरह भी काउमान नहीं होता है। उनकी जो पढ़ाई है वो कोई पाप नहीं है ना। और दहेज के जो लोभी हैं वो शिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति जो सजग लड़कियां हैं उनको अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि वो लड़कियां उन्हें सबक सिखा सकती हैं। और इसी तरह जो है कहानी इसमें एकांकी के माध्यम से शुरू होती है, जिसमें हम इसका सार देख लेते हैं। रामस्वरूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी चल रही है और बाबू रामस्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर जो उनका अतिथि कक्ष है, जिसे हम ड्राइंग रूम कहते हैं, उसकी सजावट में लगे हुए हैं, उसमें कुछ सुधार कर रहे हैं। नौकर चादर जो की बजाय जो है वो धोती मांगता है, जिससे मालकिन जो प्रेमा है वो गुस्सा होकर पहुंच जाती हैं। तो इसमें जो मुख्य पात्र हैं सारे वो पूरी तरह से इसमें हम बताएंगे कि कौन सा मुख्य पात्र इसका बनेगा। तो रामस्वरूप और प्रेमा जो है वो चिंता में है, क्योंकि नौकर को चादर लाने का आदेश देकर प्रेमा अपने पति को बताती है कि जो उमा है वो शादी के लिए जरा भी उत्साहित नहीं है, न चेहरे पर कोई पाउडर लगा रही है, न साड़ी बांधने को तैयार है। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि उमा को संभालें, है ना, उसे तैयार करने की जिम्मेदारी है जो वो उनकी है। पर पत्नी जो पति पर आरोप लगाती है कि न वे उससे अधिक पढ़ाते और ना ही वो आज का दिन हमें देखना पड़ता, उसका केवल एंट्रेंस पास करना ही काफी था। तो रामस्वरूप गुस्सा होते हैं, पत्नी से कहते हैं कि उसकी पढ़ाई लिखाई की चर्चा क्यों कर रही है ना। उनके अतिथि गोपाल प्रसाद यूं तो वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, पर वह बहू जो है वो कम पढ़ लिखी चाहते हैं। बेटा बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, पर पत्नी वह भी कम पढ़ लिखी ही चाहता है। अब गोपाल प्रसाद का शंकर के साथ जो है वो आना होता है। नौकर को मक्खन लाने के लिए भेजकर जो रामस्वरूप है वो मेहमानों का स्वागत करते हैं, और जब वो स्वागत की औपचारिकताएं सारी समाप्त होती हैं तो बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। पता चलता है कि लड़का जो है वो पढ़ाई में मार्जिन रखता है, यानी कि दोनों अपनी बातचीत में पुराने ज़माने को जो अधिक आकर्षक बताते हैं। उनका कहना है कि उनके ज़माने में मैट्रिक पास भी आज के एमए पास से अच्छी अंग्रेज़ी जानता है। दोनों एक दूसरे की बात का समर्थन करते हैं। तो और शंकर जो है वो बीच में ही करके थोड़ा सा उनका जो है उनकी बात में सकारात्मकता अपनी दिखाता रहता है। तभी गोपाल प्रसाद जो है वो बिजनेस की बात पर आने को कहते हैं, और एक बार तो
रामस्वरूप चौंकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, पर बात समझकर कमरे से चाय की ट्रे और नाश्ता लाने चले जाते हैं। और गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर को कहते हैं कि हैसियत तो ठीक लगती है, देखते हैं लड़की कैसी है। साथ ही शंकर को अपनी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन सीधी करके बैठने को कहते हैं। अब रामस्वरूप कहते हैं कि हमारे ज़माने में खूबसूरती का तो सवाल ही नहीं उठता था। वह शंकर से पूछते हैं कि शादी तय करने में खूबसूरती कितना मायने रखती है। इसका उत्तर गोपाल प्रसाद देते हुए कहते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। चाहे पाउडर लगाए या और तरीके से जो है वो अपना कर सुंदर दिखे, लेकिन लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होने पर उसके नखरे कौन सहेगा। शंकर भी इस बात का समर्थन करता है। बस अधिक से अधिक जो है वो चाहते हैं कि लड़की जो है वो 10वीं पास ही हो। और इसके लिए गोपाल प्रसाद जी जो है वो तर्क देते हुए कहते हैं कि लोगों का कहना है कि लड़कों को BA करवाया है तो बहू भी ग्रेजुएट हो। अरे मैं कहता हूँ कि दोनों की क्या बराबरी। मर्दों का काम है पढ़ लिख कर काबिल होना। अगर औरत भी अंग्रेजी अखबार पढ़ेगी, पॉलिटिक्स पर बहस करेगी तो घर कैसे चलेगा। रामस्वरूप जी, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं। ऐसी ही कुछ बातें केवल मर्दों को ही शोभा देती हैं। ऊंची तालीम भी उनमें से एक है। अब इतने से उनकी बातें चल रही हैं, उतने में जो उमा है वो सादे कपड़ों में एक पान की तश्तरी लिए हुए यानी कि प्लेट लिए हुए आती है और अपने पिता को दे देती है। और उसी समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ जो सोने के फ्रेम वाला चश्मा है वो देखकर पिता पुत्र चौंक जाते हैं। अब रामस्वरूप उनके मशा जान जाते हैं कि और बहाना बनाते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें जो वो खराब हो गई थी यानी कि दुखने आ गई थी, इस कारण जो कुछ दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब गोपाल प्रसाद जानना चाहते हैं कि कहीं पढ़ाई के कारण तो चश्मा नहीं लगा है। गाने बजाने के बारे में पूछने पर उमा जो है सितार उठा लाती है और एक भजन सुनाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तभी उनकी आंखें शंकर से मिलती हैं और वे गाते गाते रुक जाती हैं। गोपाल प्रसाद पेंटिंग और सिलाई की जानकारी लेते हैं और इनाम वगैरह जीतने की बात करते हैं, लेकिन उमा चुप रहती है। अब गोपाल प्रसाद के ये कहने पर कि उमा को बोलना चाहिए, उमा दृढ़ स्वर में कहती है, क्या जवाब दूं बापूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना वह आगे बढ़ जाता है। और वो कहते कि जरा इन महाशय से तो पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती। अब उमा गोपाल प्रसाद को कहती है, और आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं, जरा आपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो। उमा कहती है, हाँ मैंने भी ये पास किया है, कोई चोरी तो नहीं की और न ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपने ऊपर मान है और अपनी इज्जत का भी ख्याल है। आपके बेटे को तो नौकरानी के पैर पड़कर मुंह छिपाकर भागना पड़ा था। जैसे ही गोपाल प्रसाद छड़ी उठाने को तैयार होते हैं, उमा जो है उन्हें और चिढ़ा देती है। घर जाकर ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के पास रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। अब बापू जो है वो गोपाल प्रसाद चेहरे पर बेबसी का गुस्सा लिए और शंकर रुलासापन लिए हुए बाहर चले जाते हैं और रामस्वरूप धम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। प्रेमा भी घबराहट की स्थिति में वहां जाती है और तभी रतन मक्खन लेकर लौटता है और सभी लोग उसकी ओर देखते हैं और इस तरह से जो है एकांकी समाप्त हो जाती है। तो